नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के द हिंदू एनालिसिस सत्र में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करते हैं आपके लिए, जो आपकी परीक्षाओं जैसे कि लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, पीसीएस, बैंकिंग एसएससी, एलडीसी, बैंकिंग को का जिक्र मैंने कर ही दिया, सीटेट, एस्टेट आदि कई सारी परीक्षाओं में ये आपके लिए सहायक सिद्ध होती हैं, हेल्पफुल होती हैं। तो आपको अवश्य इस सेशन का हिस्सा बनना चाहिए। आप सेशन में लास्ट तक बने रहें। साथ ही आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों पर पकड़ जो होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो बिना किसी देरी के अपनी हम जर्नी को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो क्या है, रिवर्स द हॉस्टिलिटी। ठीक है, ये क्या है, ये जो केरल असेंबली है उसको लेकर टॉपिक है, तो राजनीतिक है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, फिर एक है अंडरमाइंड बाय रिलीजियस एब्सोल्यूटिज्म। ठीक है, ये टॉपिक है। दूसरा टॉपिक हम ये देखेंगे। चलो तीसरे टॉपिक की ओर मूव करते हैं हम। आ, तीसरा टॉपिक ये हमारा ये जो अनाज को लेकर है ना, तो अनाज को लेकर है, इसको हम देखेंगे। और एक और है कंक्लूडिंग ऑन अ हाई नोट इन मैनहट्टन। मैनहट्टन, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। तो देखो अनाज को लेकर पहला टॉपिक है, तो कुछ ऐसे टॉपिक जो कि आपकी जानकारी में वृद्धि करते हैं उसको हम पहले कवर करते हैं। ठीक है, अब बाकी को तो बाद हम देखेंगे ही। तो यहाँ पे देखो, जो सॉल्यूशन की जो बात की जा रही है, ठीक है, अनाज के मामले में जो सॉल्यूशन समाधान की बात की जा रही है उसको लेकर है। डाइटरी शिफ्ट्स आर स्लो प्रोसेस। देखो डाइटरी शिफ्ट जो है ना, आपके आहार में जो शिफ्ट है, बदलाव है, वो क्या है, एक धीमी प्रक्रिया है। एंड इंडिया मस्ट लेट ऑल ग्रेन्स ग्रो। और भारत को ना इसमें क्या देखना चाहिए कि सभी अनाजों को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, सभी प्रकार के अनाजों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मिलेट्स, मिलेट्स एक ऐसा नाम है ना जो आपने कई बार सुना होगा, उसे बोलते हैं हिंदी में मोटा अनाज। आप पूछोगे सर मोटा अनाज क्या है? मोटा अनाज देखो क्या है, ये कुछ फसलों की श्रृंखला है ना। कुछ फसलों को मोटा अनाज नाम दिया गया है। इसमें आते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, शावा, कंगनी आता है, उसका चीना आता है, कोदो आता है, कुटकी, कुट्टू, ये सब ना मोटा अनाज की फसलें ये सब हैं। ठीक है, और भारत में जो है ये जो मोटा अनाज है ना, ये जो कुल 8 फसलें हैं, इससे जो तैयार होता है मोटा अनाज, ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें फाइबर आपको मिलता है, कैल्शियम मिलता है, आयरन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। खासकर कुपोषण जो एक समस्या है भारत में, उसके खिलाफ ये एक प्रभावी उपाय है। ठीक है, मोटा अनाज को बढ़ावा देना। तो मोटा अनाज इस प्रकार से आपके लिए लाभदायक है। ठीक, चलो। और दूसरी बात कि मोटा अनाज जो है ना, वो पारंपरिक रूप से देश के जो अल्प संसाधन वाले जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उसमें उगाए जाते हैं। अब मोटा अनाज में एक खासियत है, यह मतलब खराब मौसम को भी सहन कर सकता है। जैसे कि मान लो आपने धान की खेती की, चावल की खेती की। चावल की खेती में क्या है, अगर चावल की फसल जो है आपकी, वो उसके उसे सही से पानी नहीं मिला, सही मौसम नहीं मिला, तो फसल सही से नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या है, मोटा अनाज के मामले में ऐसा नहीं है। मोटा अनाज जो है वो हमेशा अच्छा होता है। ठीक है, ये खराब मौसम को भी मतलब एक तरह से हैंडल कर सकता है, झेल सकता है। ठीक, चलो देखो अब क्या है, मिलेट्स अ फैमिली ऑफ कोर्स ग्रेन्स, जो मोटे अनाज की जो फैमिली है ये, एंड पॉपुलर स्टेपल are having an unprecedented moment in the sun. Prime Minister Modi recently inaugurated a global conference on millets. देखो हाल ही में क्या हुआ, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने एक वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया मिलेट्स को लेकर के। ठीक है, एक्सटॉलिंग दैम एज, और उसमें क्या किया गया बताते हैं आपको। एक्सटॉलिंग दैम एज द डोर टू प्रोस्पेरिटी, उसे कहा गया कि ये समृद्धता का दरवाजा है। क्या है, ये समृद्धता का दरवाजा है। ठीक, इसे कहा गया क्योंकि मिलेट्स जो है ना, मिलेट्स अपने आप में मैंने बताया आपको कि पोषक तत्वों से भरपूर है। तो पोषक तत्व आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे तो आप समृद्ध होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, और स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप सब कुछ अच्छा करेंगे। फॉर इंडियाज मार्जिनल फार्मर्स, भारत के जो सीमांत किसान है ना, उनके लिए काफ़ी फायदेकारक होगा। कॉर्नर स्टोन ऑफ न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन का ना आधार है ना, पोषक तत्वों का। एंड एज अ पोटेंशली अलाई अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज जो है ना, जलवायु परिवर्तन, मतलब कि कभी मौसम जो प्रतिकूल हो जाता है, पानी नहीं होती है, मानसून सही से नहीं हो पाता है, तो ये ना विपरीत मौसमी परिस्थितियों में भी मोटे अनाज की फसल अच्छी होती है। तो जलवायु परिवर्तन से भी ये लड़ सकता है। यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। देखो संयुक्त राष्ट्र है ना, उसने क्या किया है, 2023 को
मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय ईयर मतलब मोटा अनाज, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है 2023 को। और फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण है, उन्होंने बजट स्पीच में क्या कहा फरवरी में, देखो यहाँ पे लिखा है सिंगल्ड देम आउट एज श्री अन्न, इसे श्री अन्न कहा। क्या कहा? मोटे अनाज को निर्मला सीतारमण ने बजट में क्या कहा? श्री अन्न कहा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है देखो, रफली ट्रांसलेटेड एज द बेस्ट एमंग ग्रेन्स, जिसे आप अगर हिंदी में अनुवाद करो ना, श्री अन्न जो है ना, ये संस्कृत का वर्ड है, हिंदी का वर्ड है। अगर आप साफ शब्दों में समझो, इसका मतलब हुआ सब, मतलब अन्नों में, अनाजों में सबसे बेहतर अनाज। ठीक है, उसे बोलते हैं श्री अन्न बोलते हैं। एडिंग दैट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च इन हैदराबाद जो है वुड बी सपोर्टेड एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर ये काम करेगा, जो लिखा हुआ है। मिलेट्स जैसे कि यहाँ पे है, जैसे सरगम है, बाजरा है, रागी है, स्ट्रांगली लिंक टू इंडियन डाइटरी ट्रेडिशन, ये जो भारत की जो डाइटरी परंपराएं हैं ना, आहार परंपराएं हैं, इससे काफ़ी मजबूती से जुड़े हैं। कौन? ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब। ठीक है, तो ये हमारी संस्कृतियों में समाहित है, हमारे ट्रेडिशन में समाहित है, और इस हम लोग अवगत हैं। लेकिन क्या है ये जो, अब देखो, विच इज वाई द कंट्री हैज फॉर लॉन्ग बीन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड, जो परंपराओं में ये समाहित हैं ये मोटे अनाज, इसलिए भारत क्या है, जो मिलेट्स का ना विश्व में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, उत्पादक रहा है। इट इज़ नो सरप्राइज, आश्चर्य की बात नहीं है कि ये जो अनाज की जो फैमिली है, इसका जो वर्ग है, ये पॉपुलर है क्योंकि ये ऊर्जा से भरपूर है। ठीक है, इसे आप मतलब एरिड सॉइल्स, मतलब जो शुष्क मिट्टी है उसमें भी आप उगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि चावल है, चावल को आप ना शुष्क में नहीं उगा सकते। ठीक है, चावल के लिए आपको गीली मिट्टी चाहिए सॉरी, पानी पर्याप्त चाहिए। लेकिन मोटे अनाज के मामले में वैसा नहीं है। ठीक है, गेहूं के लिए आपको अलग मौसम स्थिति चाहिए। तो मोटा अनाज है ना, वो क्या है, लेस सस्केप्टिबल टू पेस्ट, या कीटनाशकों का, सॉरी, जो कीट होते हैं ना, उसका असर कम होता है मोटे अनाज पर। मतलब मोटे अनाज जो होते हैं जो कीटों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, तो फसल खराब नहीं होती है मोटे अनाज की। व्हाई द सुपर फूड गोट साइडलाइन? अब क्वेश्चन है कि जो सुपर फूड है, इसमें न्यूट्रिशन इतने सारे हैं मोटे अनाज में, तो इसको साइडलाइन क्यों कर दिया गया? ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ था 1960 में, ठीक है, राइस और व्हीट को मतलब चावल गेहूं को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, विद द डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग, देखो बात ये है कि ये बिकते ज़्यादा हैं, बाहर भी डिमांड इनकी है। और जो इसमें मतलब जो आप मान लो, आप ना मोटे अनाज की मान लो, आज से मान लो आपने गेहूं की रोटी खाई आपने, ये सॉफ्ट होता है, कि मोटे अनाज की रोटियां उतनी सॉफ्ट नहीं बनेंगी। ठीक है, तो लोगों की डिमांड हुई, अब बाहर भी डिमांड हुई, तो भाई किसानों ने वही उपजाया जिसकी डिमांड हुई। ठीक है, राइस की डिमांड हुई, गेहूं की डिमांड हुई, तो उपजाया गया। और दूसरी बात ये ना, ये दैट प्रोड्यूस ट्वाइस और थ्राइस पर एकड़ कपल्ड विद गारंटीड प्रोक्योरमेंट बाय द गवर्नमेंट, देखो इसमें उत्पादन तो बेहतर हुआ ही चावल गेहूं का, है ना, हरित क्रांति के बाद। लेकिन ना सरकार की ओर से भी गारंटी दी गई कि हम आपका खरीदेंगे, आपका सरकार ने गारंटी दी कि आपका सामान हम क्या करेंगे, खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी बाहर भी डिमांड है, इसका निर्यात भी होता है। राइस व्हीट जो है, चावल गेहूं जो कॉम्बिनेशन है, ये क्या हुआ, इसने भारत को सक्षम बनाया फूड सिक्योर बनने में, है ना, मतलब आहार के मामले में सुरक्षित बनने में, है ना, भले ही सूखा ही क्यों ना जाए, ड्रॉट्स ही क्यों ना जाए, या फिर क्लाइमेट ब्लाइट्स क्यों ना आ जाए, जलवायु से उत्पन्न कोई समस्या ना आ जाए, है ना, फिर भी भारत सक्षम हुआ उससे चावल गेहूं के पर्याप्त उत्पादन से इन समस्याओं से लड़ने में। हालांकि जो फूड सिक्योरिटी है ना, केम एट अ कॉस्ट सच एज द वांटन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, हालांकि गेहूं चावल का जबरदस्त उत्पादन हुआ, लेकिन एक ऐसी बातें हुई कि ग्राउंड वाटर का अत्यधिक दोहन हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। ग्राउंड वाटर है ना, वो भूमिगत जल का, सरफिट ऑफ पेस्टिसाइड यूज एंड ओसिफाइड सिस्टम्स ऑफ ग्रेन प्रोडक्शन दैट ओवर द ईयर्स। दूसरी बात कि जो अब पेस्टिसाइड यूज भी काफ़ी देखा गया, है ना, कीटनाशकों का यूज काफ़ी देखा गया। ठीक, तो प्रोडक्शन हुआ, प्रोक्योरमेंट भी हुआ, सरकार की तरफ से खरीद भी हुई, इसकी उत्पादन हुआ, है ना, अन्न का, अनाज का सरकार ने खरीदा भी, लेकिन भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन, साथ ही कीटनाशकों का जबरदस्त प्रयोग हुआ। is decreasingly remunerative for the average farmers with average global incomes have risen since 1960। देखो 1960 से बात किया जा रहा है कि जो एवरेज ग्लोबल इनकम है, वैश्विक जो औसतन जो आमदनी है, वो बढ़ी है। ठीक, और राइजिंग डिमांड जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत कृषि, ऐसी कृषि जो हमेशा चलती रहे, उसके लिए जो डिमांड है ना, इंडिया इज लुकिंग टू मार्केट मिलेट एज अ ग्लोबल पेनेशिया। भारत प्रयास कर रहा है कि वैश्विक रामबाण, पेनेशिया होता है रामबाण, मतलब हर एक समस्या का इलाज, मिलेट
कुपोषण का इलाज मिलेट। तो भारत चाह रहा है कि भाई मार्केट बनाए मिलेट को, ना एक ऐसा मार्केट दें वैश्विक स्तर पर कि दुनिया इसे कहे कि हाँ मिलेट्स कुछ है। हालांकि कंपीटिंग विद द ग्लोबल राइस व्हीट मैजिक ट्रोइका, देखो चावल गेहूं और इसका जो मैजिक तीन का जो तिकड़ी जो है ना, इससे कंपटीशन करना, प्रतियोगिता करना होगा किसको, मोटे अनाज। ठीक है, चलो आशा है कि आप समझ पा रहे होगे। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं। उसका देखो, which according to the Food and Agriculture Organization constitutes 89% ऑफ ग्लोबल सीरियल प्रोडक्शन। देखो ये जो है ना तिकड़ी जो मैंने बताई, राइस स्वीट और मैजिक, ये क्या है, इसका जो उत्पादन है ना 89% है किसका, जो वैश्विक स्तर पर जो अनाज का उत्पादन होता है ना, उसमें इस तीनों का उत्पादन कितना है, 89% है। दैट मिलेट प्रोडक्शन मस्ट बी मनी टाइम्स मोर रेम्यूनरेटिव देन नाउ। तो क्या करना पड़ेगा हमें, मिलेट प्रोडक्शन को काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा, मोटे अनाज के उत्पादन को काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा हमें। हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ ज्वार, ज्वार की ना हाइब्रिड वैरायटी लानी पड़ेगी। बाजरा की एग्जिस्ट सॉरी जिसकी जो ज्वार और बाजरा की हाइब्रिड जो वैरायटी है हमारे पास है। एंड दैट yields हैव नॉट ड्रामेटिकली राइजन indicates despite this means that it would be unrealistic to expect quantum jumps in yield from technological tweaks alone. Dietary shifts are slow processes, and promoting certain grains as superior or inferior is self-defeating, as it ignores the economics of production and promotes cycle of hype. देखो डाइटरी शिफ्ट जो है ना, मान लो आप जो खा रहे हो, ठीक है, आपको टेस्ट लग गया कि चावल का गेहूं का, तो आपको उसको चेंज करना है ना, आपको किसी और की ओर मूव करना है। आप चाहते हो हम ज्वार की तरफ मूव करें, बाजरा की ओर मूव करें, रागी की ओर मूव करें, तो ये क्या है, स्लो प्रोसेस है, ये धीमी प्रक्रिया है आगे बढ़ने की। हर एक लोग ना, प्रत्येक आदमी तुरंत उसको अपना नहीं लेगा, धीरे धीरे होगा, ये धीरे समय लगेगा। कुछ जागरूक लोग होंगे, वो कहेंगे नहीं हमें मोटा अनाज खाना है क्योंकि इसमें पोषक तत्व होते हैं, तो एक आगे आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, है ना। इसमें ये बातें हो सकती हैं, हम कहेंगे कि ये अनाज इसके मामले में सुपीरियर है, ये अनाज इसके मामले में बेहतर है, तो वो सब जो बातें हैं ना, हालांकि इसमें थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, इसमें ये सब देखने वाली बात है। ठीक है, चलिए ठीक, तो देखो डिस्पाइट दिस मीन्स दैट इट वुड बी अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट क्वांटम जंप्स इन द फील्ड फ्रॉम टेक्नोलॉजी का भी देखा हमने, डाइटरी शिफ्ट्स क्या है, स्लो प्रोसेसेस है। ठीक है, ये सब देखा हमने। दिस कैन हैव, यहाँ देखो फिर आप कि जो एज इन कैश क्रॉप्स दिस कैन हैव consequences फॉर मार्जिनल फार्मर्स। इसके यहाँ देखो क्या है, मार्जिनल फार्मर्स जो है सीमांत किसान जो है उनके लिए इसके बेहतर परिणाम हो सकते हैं। लेटिंग ऑल ग्रेन्स ग्रो एंड हेल्पिंग अ वाइडर बेस ऑफ कंज्यूमर्स एक्सेस द सीरियल दे वांट इज अ मोर सस्टेनेबल एंटरप्राइज। देखो क्या है कि सभी अनाज को उपजाना, ठीक है, सभी अनाज को आगे बढ़ाना, और जो कि कंज्यूमर्स है उसको बड़े स्तर पे जो कंज्यूमर है उसकी मदद करना। ठीक है, किसके लिए कि, कि उसको अनाज मिले, ठीक है, मोटा अनाज ही मिले, जो चाहे उसको, मतलब एक तरह से क्या करें ना, हम थोड़ा थोड़ा करके प्रोमोट करें, एक ही बार प्रोमोट करने से नहीं होगा। ठीक है, वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि द सीरियल दे वांट इज अ मोर सस्टेनेबल इंटरप्राइज। ठीक है, कि मतलब एक ये एक ज़्यादा सतत धारणी कृषि होगी, धारणी व्यवस्था होगी कि हम सभी अनाज को प्रोमोट करें, मिलेट्स को भी आगे बढ़ाएं, साथ ही क्या है राइस और गेहूं को भी चलने दें, चावल गेहूं को भी चलने दें। ठीक है, उसको लेकर यहाँ बताया गया है, समझाया गया है इस टॉपिक में। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और इसके अलावा जो है आपके सामने, जैसे कि ये तुमने देख लिया हमने, है ना, अनाज वाला। और नेक्स्ट आप ये देख लो, मैनहट्टन वाला हम एक देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं आखिर इसमें हमारे लिए क्या है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। देखो 3 से 4 टॉपिक्स होते हैं, लेकिन हर एक टॉपिक को समझाना क्या है, इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। आप उसके लिए सेल्फ स्टडी भी करें, लेकिन आपको मैं यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट कर दूंगा कि आखिर इसमें मैसेज क्या आपके लिए ब्रीफ में बताया क्या गया है। एक तो टॉपिक मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड बता दिया। ठीक है, अब इस टॉपिक को आप देख लो, इसमें क्या बताया गया है। ठीक, मैनहट्टन वाले में तो इसमें आप देखो कि जो मतलब एक तरह से कंक्लूडिंग ऑन अ हाई नोट इन मैनहट्टन, है ना, इसको हम देखते हैं इसमें क्या है आपके लिए। इसमें देखो संयुक्त राष्ट्र की हम बात करें, ठीक है, अभी देखो आपकी जो भारत की जो ये है, संयुक्त राष्ट्र में जो सुरक्षा परिषद में भारत की जो मेंबरशिप है ना, मतलब आप जानते हो कि जो मेंबरशिप है 5 अस्थायी सदस्य हैं यूएनएससी में। ठीक है, सुरक्षा परिषद में 5 हैं अस्थायी सदस्य,
उसमें से उसके बाद कुछ अस्थायी सदस्य भी होते हैं, है ना, जो मतलब जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो भारत की जो सदस्यता थी अस्थायी वाली, वो दिसंबर 22 में समाप्त हो गई। ठीक, उसके बाद फिर अभी जो 1 जनवरी 21 को भारत ने क्या किया था, जो मतलब अस्थायी मेंबरशिप भारत को मिली थी। ठीक है, तो 2 साल पूरे हो गए। और उस दूसरी बात कि दूसरी बात आप ये देखो यहाँ पर कि इसने भारत ने जो मतलब एक तरह से ध्यान दिया था, मुद्दों को उठाया था, उन मुद्दों की हम बात करते हैं। पहला था जो समुद्री सुरक्षा था, ठीक है, उसके बाद टेररिज्म था, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संधि जो शांति स्थापना, ऐसे मुद्दे सब थे। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल साउथ पे ध्यान दिए जाने वाला मुद्दा था। ग्लोबल साउथ में आते हैं जो विकासशील देश हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, एशिया के, अब है ना, अफ्रीका के, वो सब ग्लोबल साउथ में आते हैं। उसके अलावा क्या है, जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने समुद्री सुरक्षा पर यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता भी की। ठीक है, और जो समस्याएं हैं उस पर साथ मिलकर मुकाबला करने का आह्वान किया। ठीक, और साथ ही भारत ने जो अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, इथियोपिया, यूक्रेन आदि में जो संघर्ष वाले मुद्दे हैं, उस पर क्या है, मैटर को सॉल्व करने का, सभी को साथ लाने का प्रयास किया। ठीक, तो ये सब यहाँ पर मुद्दे हैं, भारत ने उसको चाहा कि अपनी तरफ से देखें। अब भारत की जो मेंबरशिप है उसके सामने जो चैलेंज ये आए कि तालिबान का अफगानिस्तान पे कंट्रोल हो गया ना, वो सत्ता में आ गया। यूएनएससी संकल्प 2593 के जो निर्माण हुआ, उसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, और उसके बाद फिर जो ये संकल्प जो है, इसमें अफगानिस्तान से जो क्रॉस बॉर्डर जो आतंकवाद है, उसके बाद फिर जो महिलाओं के, वुमेन के जो राइट्स हैं उसकी बात है ना, उसकी रक्षा करने, या फिर जो मतलब मानवीय सहायता की बात है, उसके लिए मानदंड वगैरह निर्धारित किए गए थे। और दूसरी बात कि यूक्रेन वाला संघर्ष है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है भारत के लिए, है ना। भारत ने एक अलग तटस्थ रुख अपनाया था, इसमें भारत ने किसी का भी समर्थन नहीं किया। भारत ने कहा कि युद्ध कोई समाधान नहीं है ना, युद्ध को आप बातचीत के जरिए ख़त्म कीजिए और शांति की राह पर आइए। ठीक है, शांति स्थापना में भारत के प्रयास काफ़ी अहम रहे हैं। ठीक है, भारत ने हमेशा से ही शांति स्थापना की बात की है, किसी भी का भी अपने कहने का मतलब पक्ष नहीं लिया है इस तरह से कि कोई मामला भड़के। हालांकि भारत ने जो कहने का मतलब सन यूएनएससी में जो भारत की अस्थायी मेंबरशिप रही है, उसका 2 साल जो कंप्लीट हुआ है, भारत का परफॉर्मेंस जो है वो पूरा बैलेंस्ड रहा है, संतुलित रहा है, और बहुत अच्छा भी रहा है। खासकर दुनिया में हो रही घटनाएं हैं जो हैं, ठीक है, चाहे यूक्रेन में रूस का हमला हो, या फिर तालिबान का अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज होना हो, या फिर म्यांमार में तख्ता पलट होना हो, कई सारी घटनाएं हैं। ठीक है, या चीन का इस तरह का ढुलमुल रवैया हो, परेशान करने वाला अपने पड़ोसियों को, ठीक है, या फिर अमेरिकी हित हो, तो कई सारे टॉपिक्स रहे हैं, कई सारे विषय रहे हैं। लेकिन भारत ने काफ़ी तत्परता से, काफ़ी मतलब ध्यान से, काफ़ी बुद्धिमानी से उन मामलों को निपटाया है। और जो मतलब इम्प्रूवमेंट की बात है उसको भी रिकमेंड किया है कि ये इम्प्रूवमेंट चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है, तो भारत ने इन सब का प्रयास किया है, और ख़ासकर इसके लिए तो भारत की सराहना होनी ही चाहिए। अब भारत अपनी इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए आगे भी अपनी यात्रा जारी रखेगा। तो कुछ बातें थी जो भारत की ओर से इस 2 साल के दरमियान में की गई, जो पहले की गई, मैंने आपको संक्षेप में बताने का प्रयास किया। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार। थैंक यू।